तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड टू हमारे एमएसएस सीटी 2024 है या 25, जब भी आगे देखोगे तो भी चलेगा भाई। तो उससे रिलेटेड है और बहुत प्यार से और बहुत सिंपल तरीके से मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। आप सोचोगे भी नहीं कि सर इतने झटके में इतना फटाक से कैसे हो गया। और जैसे ही खत्म होगा वैसे पीवाईक्यू हम करेंगे। देखो गाइस ऑलरेडी फिजिक्स 2 के इतने लेक्चर्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री का आ रहा है, राहुल सर का जो है वो कंटिन्यू जो लेक्चर्स है एमएससी सीटी का वो हमारे गिरी ट्यूटोरियल चैनल पे आ रहा है, जिसका मैंने टाइटल में चैनल मेंशन किया है। प्लीज जाके वो वीडियोस देखो एंड पढ़ना कंटिन्यू स्टार्ट रखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। देखो मैं मेन मुद्दों की बात करूंगा। सबसे पहले हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट मतलब पास्कल लॉ जो है उसके प्रॉपर्टी को इसके अंदर यूज किया जाता है। और आप यहां देखोगे कि हैवी मतलब जनरली आपने अगर कभी देखा होगा कार हो गया या बड़े बड़े ट्रक्स हो गए जिनको हम क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं और बहुत कम फोर्स लगा के ज्यादा हैवी चीजों को क्या किया जाता है, लिफ्ट किया जाता है। ये कैसे लिफ्ट किया जाता है यहां अगर मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहूं, जनरली इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बहुत सारा पूछा जाता है। आप सभी को पता है प्रेशर इक्वल टू, ये देखो ये छोटा सा सिलेंडर है, ये बड़ा सा सिलेंडर है और ये छोटे सिलेंडर के अंदर ये देखो लिक्विड, ये लिक्विड इसके अंदर भी सेम है, इसके अंदर भी सेम है। मतलब कहने का मतलब पास्कल बाबा यही कहते हैं कि अगर सेम लिक्विड है और सब लिक्विड के अंदर इक्वली अगर हम कहीं भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसके अंदर लिक्विड के अंदर प्रेशर हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। हर जगह प्रेशर सेम रहेगा और इसी प्रेशर का यूज करके हम क्या करते हैं, कम फोर्स लगा के भी ज्यादा हैवी चीज को क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं। चलो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट वाइज समझाता हूं थोड़ा। अब प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है। अब पहला वाला जो सिलेंडर है तो उसको मैं 1 कर देता हूं, 1 हो गया। अब मैं थोड़ा अगर मुझे ये फोर्स, क्योंकि यहां कम फोर्स लगा है, ज्यादा फोर्स से लिफ्ट हुआ, तो मुझे फोर्स फाइंड करना है, पहले वाले सिलेंडर का फोर्स फाइंड करना है। तो कैसे हो जाएगा, देखो F1 इक्वल टू P1 इंटू A1। ओके ये कैसा है वो भी बताऊंगा, बट आपको यहां क्लियर करने वाला हूं कि यहां ज्यादा कैसे फोर्स लगा। जबकि आप यहां देखोगे कि यहां लिक्विड पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं तो सब जगह प्रेशर सेम है, यहां भी प्रेशर सेम है, यहां भी प्रेशर सेम है। पास्कल बाबा ने यही बोला था कि सब जगह इक्वली प्रेशर लगता है पूरे लिक्विड के अंदर। तो देखो ये मैंने फोर्स निकाला। अब दूसरा वाला फोर्स भी इसी तरह होगा, F2 इक्वल टू P2 इंटू A2। ओके अब देखो इसके अंदर प्रेशर सेम है, बट पहले वाले का एरिया क्या है, छोटा। अगर मैं सिंपल लेता हूं जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए, 2 और एरिया मान लो इधर 3 है, तो 2 इंटू 3 कितना, 6 न्यूटन फोर्स लगा। मैं बस समझाने के लिए समझा रहा हूं। देखो कैसे अपने आप फोर्स ज्यादा हो जाएगा। यहाँ अब जो लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर सेम है, तो यहाँ प्रेशर मैंने 2 लिया, बट यहाँ एरिया क्या है, ज्यादा है ना। यहाँ एरिया मैं 5 ले लेता हूँ, 5 2 10, तो यहाँ फोर्स कितना लगा, 10 न्यूटन। तो इससे हमें समझ में आता है कि यहाँ एरिया ज्यादा होने के कारण प्रेशर तो सेम है, एरिया ज्यादा होने के कारण ये कम फोर्स लगाने के बाद ये इजिली क्या होता है, लिफ्ट हो जाता है। अब बोलोगे सर जनरली हमारे बुक के अंदर सीटी में इस तरह का फॉर्मूला दिया गया है, वो कैसे आया। तो चलो भाई मैंने बोला था आपको कन्वर्जन आना चाहिए। देखो F2 इक्वल टू P2 इंटू A2, ये कर दिया। अब देखो प्रदीप सर ने अभी आपको बताया था कि जो प्रेशर है P1 और P2 दोनों सेम होता है। प्रेशर P1 और P2 मतलब हर जगह इसमें लगने वाला प्रेशर, इसके अंदर लगने वाला प्रेशर सेम होता है। तो P2 के जगह मैं किसकी वैल्यू रख सकता हूं, P1 की वैल्यू रख सकता हूं ना। हाँ सर रख सकते हो सर, सेम होता है ना सर, तो रख सकता हूं। तो P2 की जगह मैं P1 की वैल्यू रख रहा हूं, F1 अपॉन A1 इंटू A2। अब थोड़ा इसको सिस्टमैटिक लिख लेता हूं। ये देखो F2 इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू F1, ये देखो बन गया। तो इससे हम फोर्स टू फाइंड कर सकते हैं और इससे रिलेटेड सीईटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए प्रदीप सर ने ये कॉन्सेप्ट लिया। अब चलते आगे, रेनॉल्ड नंबर। देखो गाइस ये एक ऐसा नंबर है जो डिसाइड करता है कि जो फ्लो होने वाला फ्लूइड है वो हमारा स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। ओके ये डिसाइड करता है ये नंबर। और ये नंबर के लिए एक सिंपल सा, अब देखो अपने को डेफिनेशन ऑफिशन तो याद नहीं करना, अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए जो आपको समझ में आना चाहिए। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। इनर्शियल फोर्स टू फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। अब इनर्शियल फोर्स कैसे निकालते हैं, अगर मैं यहाँ आपको लिख के दिखा, हो सकता है आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो भी आपको ये पीपीटी मिलने वाला है। ये थोड़ा छोटा हो जा भाई। हाँ ये हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी, ये हमारा रो डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, और ये हमारा डी मतलब डायमीटर। ओके वो जो हमारा पाइप है जिसके अंदर से फ्लो हो रहा है उसका डायमीटर, और ये जो हमारा नीचे ईटा दिया हुआ है ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। राहुल सर ये दिख रहा है कि कलर में कलर चेंज करो, देखो उधर
मुझे लगता है कलर चेंज करना चाहिए, दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, वाइट आई थिंक दिखेगा कि नहीं दिखेगा, चलो देखते हैं। हाँ वाइट दिख रहा है। तो गाइज ये देखो, जो हमारा इनर्शियल फोर्स है, क्रिटिकल वेलोसिटी इनटू रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डायमीटर, जिसमें से वो फ्लो हो रहा है लिक्विड, जिस पाइप में से फ्लो हो रहा है, और ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इससे हम क्या देखो, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है इनर्शियल फोर्स का है, और नीचे वाला फोर्स का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ये दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमें एक नंबर मिलेगा, और वो नंबर डिसाइड करेगा कि जो फ्लो होने वाला लिक्विड है वो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। तो वो गाइस अगर देखो के वाला, अगर मैं यहां दिखाऊं आपको, थोड़ा इसको मैं छोटा कर दूं, छोटू सा, ये देखो, हाँ भाई थोड़ा सही हो जाए, और ऐसे ये पीपीटी देने वाला हूं। अगर आपकी वैल्यू अब ऐसा बोल सकते हो 0 to 2000 के बीच में अगर आती है, अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यू 0 to 2000 के बीच में आता है, तो हम बोल सकते हैं जो लिक्विड है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। कौन सा फ्लो है? स्ट्रीमलाइन। और अगर 2000 से 3000 के बीच में आ रहा है तो भाई कुछ भी हो सकता है, वो स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है, टर्बुलेंट भी हो सकता है। मतलब के की वैल्यू अगर 2000 से 3000 के बीच में आती है तो वो स्ट्रीमलाइन भी हो सकती है, टर्बुलेंट भी हो सकती है। अब आपके होने सर ऐसा 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 किससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा? भाई कभी कभार आपको सॉल्व करने के लिए दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि बताओ जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है। तो आपको नंबर ये याद होना चाहिए किसके किसके बीच में क्या रहता है। तो 2000 और 3000 के बीच में अगर हमारा के मतलब रेनॉल्ड नंबर आ रहा है तो आप उसको फटाक से बोल देना भाई ये क्या है, कुछ भी हो सकता है, अनस्टेडी फ्लो है, वो टर्बुलेंट भी हो सकता है या हमारा ये स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है। अब यहां मैं ऐसा लिख देता हूं, अगर गाइस 2000 भाई, हाँ, अगर के की वैल्यू किससे 2000 से ज्यादा है, यहां डायरेक्ट 3000 लिखा है, मैं ऐसा लिख देता हूं, ये थोड़ा कट करके आपके बुक के अकॉर्डिंग में लिख देता हूं कि अगर के की वैल्यू, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से ज्यादा है तो समझ लो वहां फ्लो होने वाला लिक्विड कौन सा, वहां हम उसको बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो है। कौन सा फ्लो है? टर्बुलेंट। तो ये कैसे डिसाइड होता है? जैसे हमें वो नंबर मिलता है हम पता लगाते हैं कि भाई ये फ्लो कैसा है, तो इससे रिलेटेड भी अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है। सो अब अगले टॉपिक की तरफ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। भाई इससे रिलेटेड ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं, कभी कभार तो आपने मस्ती किया होगा। किसने किसने मस्ती किया प्लीज कॉमेंट में लिख के मुझे बताना। कभी ग्राउंड में कोई पाइप गिरा हुआ है और उसमें पानी निकल रहा है, आप क्या चाहते हो, उसको पाइप को थोड़ा प्रेस कर देते हो, दबा देते हो, और जैसे उसको दबाते हो आप देखोगे कि जो फ्लूइड का जो स्पीड है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, स्पीड उसका और बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने एरिया को कम किया ना, तो स्पीड ज्यादा हो जाता है। मतलब कम, आपने एरिया को कम किया, एक चीज को कम किया, क्या बढ़ गया? लिक्विड का स्पीड बढ़ गया। कम और दूसरा ज्यादा, मतलब एक कम होगा दूसरा ज्यादा होगा, तो ऐसा जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो गाइस देखो, इसके अंदर आने वाला लिक्विड और जाने वाला लिक्विड दोनों कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इसीलिए जहां एरिया, जैसे मान लो हमने एरिया यहां कम कर दिया, एरिया कम कर दिया, अब लिक्विड को ज्यादा निकलने के लिए स्पीड को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। एरिया कम हो गया इसलिए लिक्विड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अगर एरिया ज्यादा हो गया, एरिया अगर बड़ा हो गया तो लिक्विड की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इस तरह से इनलेट और आउटलेट दोनों क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। इसीलिए यहां अगर मैं ऐसा लिखूं, जैसे बुक के अकॉर्डिंग लिखा हो वैसा मैं लिख देता हूं कि एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लिक्विड। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, या दूसरा ज्यादा होगा तो पहला क्या होगा? कम होगा। अगर मुझे इसको और थोड़ा सिस्टमैटिक लिखना है तो मैं ऐसा लिखता हूं, प्रोपोर्शनल साइन को हटा के कांस्टेंट हमेशा लिखा जाता है, A1/A2। अब ये नीचे है इसलिए ऊपर V2/V1, इस तरह से रिलेशन आ जाएगा। और अगर मुझे और रिलेशन बनाना है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, A1V1 इक्वल टू A2V2। मतलब कहने का मतलब एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, और एरिया कम होगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब इनलेट और आउटलेट दोनों सेम हो जाता है। इनलेट और आउटलेट, इनलेट के साइड जाने वाला लिक्विड का मास और आउटलेट के साइड आने वाला लिक्विड का मास दोनों इक्वल होता है। क्योंकि अगर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाता है, और एरिया अगर कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ जाता है, और इस तरह से दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। इसलिए इनलेट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड, और दूसरा आउटलेट एरिया एंड स्पीड, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। और इसीलिए ये रिलेशन जो होता है हमारा इक्वेशन कंटिन्यूटी होता है। सो अगला बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन के गाइस एक चीज बताना चाहूंगा कि मान लो जनरली ये अपना एक पाइप दिया हुआ है, ओके,
इस पाइप में से मुझे क्या करना है, लिक्विड को फ्लो करवाना है। तो लिक्विड को फ्लो करवाने के लिए इसके अंदर कितना प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा, यही बर्नौलीज इक्वेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। एक चीज और याद रखो कि जितना इस पॉइंट 1 पे मतलब पहले वाले पे जितना एनर्जी रहेगा उतना ही हमारे आउटलेट पे रहेगा, जितना इनलेट पे एनर्जी उतना ही आउटलेट पे एनर्जी रहेगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल एनर्जी इसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी रहती है, तो पहले देखो प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, देन इसके बाद प्रेशर एनर्जी, लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होता है उससे जो एनर्जी मिलती है वो मेरी प्रेशर एनर्जी हो गई। इसके बाद लिक्विड को एक मोशन होता है, इसीलिए इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होता है, तो 1/2 mv²। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एक पोजीशन, लिक्विड के पोजीशन के कारण जो ये फ्लो हो रहा है, इसके पोजीशन के कारण इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, जिसका फॉर्मूला आप सभी को पता है mgh होता है। अब इक्वेशन को थोड़ा सिस्टमैटिक पाने के लिए हम पूरे इक्वेशन को v से डिवाइड कर देंगे। तो चलो v से डिवाइड कर देते हैं, चलो 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 डिवाइड करो फटाफट। ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे हमने डिवाइड किया आपको दिख रहा है आराम से कि ये v कैंसल, ओके। चलो जो जो कैंसिल होता जाता है उसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, P मिला, यहाँ 1/2 मिला। इसके बाद अच्छा मैंने यहाँ डिवाइड नहीं किया v से, यहाँ भी डिवाइड करना है v से और यहाँ भी v से डिवाइड करना है। अब अगर मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है, डेंसिटी हो जाता है, तो ये हमारा जाएगा ρv², ओके। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ करता हूँ फिर से मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी, ρgh। और ये हमारा हो गया बर्नौलीज इक्वेशन। और ये इनलेट और आउटलेट दोनों जगह सेम होता है, इससे हम उसकी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं कि इनलेट पे क्या होता है और आउटलेट पे क्या होता है। अगर आपको इनलेट का फाइंड करना है तो सब में 1 1 लगा दो, आउटलेट का फाइंड करना है तो सब में 2 2 लगा दो, और दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जनरली गाइस अगर आपको इक्वेशन फाइंड करना है, आपका चाहत है कि नहीं सर मुझे डिटेल में पूरा इक्वेशन निकालना, वैसे जरूरत नहीं होती भाई, बस ये आपको समझना है ये किस लिए होता है, इसके अंदर इक्वेशन क्या है, और हर चीज में प्रेशर एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी के लिए कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए कितना है, बस इतना ही आपको पता रहना चाहिए। तो अब अगला अपना टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की मैं बात करूं तो गाइस विस्कोसिटी लिखा है एक्चुअल न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो बस आपको इतना याद रखना है। तो जो विस्कस फोर्स है, ओके चलो विस्कोसिटी मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूं। विस्कोसिटी मतलब जिस लिक्विड का, जिस फ्लूइड का विस्कोसिटी ज्यादा होता है वो फ्लो बहुत स्लो होता है, ओके। मतलब उसको रेजिस्ट किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि वाटर के कंपैरिजन में जो हमारा ऑयल होता है वो स्लो फ्लो होता है, क्योंकि जो ऑयल की विस्कोसिटी होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू वाटर। तो जिसके अंदर जितना ज्यादा विस्कोसिटी उसके अंदर उतना कम वो फ्लो होता है। अगर जैसे आप शहद देख लो, वाटर देख लो, शहद को अगर मैं नीचे गिरा देता हूं तो बहुत धीरे धीरे फ्लो होता है, क्यों, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू वाटर। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इसके अंदर क्या बताया, आपको क्या याद रखना है, आपको बस इतना ही याद रखना है मेरे दोस्त, ये रिलेशन याद रखना है कि ये दिख रहा है कलर, हाँ दिख रहा है, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके। ये हमारा जो दिया dv/dx, अगर मैं इसको एक साथ ले लूं तो प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के F इक्वल टू, अगर मैं इक्वल लगाऊं, इक्वल, चलो मैं ऐसा लिख देता हूं पहले, viscous force is proportional to area and velocity gradient, ओके। जब भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो दो चीजें लगती है, इक्वल और कांस्टेंट, और यहां जो कांस्टेंट है वो ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये हमारा a dv/dx। गाइस ये एक फॉर्मूले से ना हम बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, देन इसके बाद वेलोसिटी ग्रेडियंट भी फाइंड कर सकते हैं, देन इसके बाद विस्कस फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि dv/dx क्या है, a क्या है और f क्या है, विस्कस फोर्स है, a क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसमें से लिक्विड पास हो रहा है, जहां से लिक्विड पास हो रहा है, और dv/dx हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है। बहुत सारे बच्चों को टर्मिनल वेलोसिटी पता ही नहीं है कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर तो आपको फॉर्मूले पता रहना चाहिए, फॉर्मूले के अंदर जो सभी चीजें दी है वो किससे रिलेटेड है ये आपको पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। मान लो ये हमारा XYZ कोई भी कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर मैंने विस्कस लिक्विड डाल, मतलब तो मान लो ऑयल डाल के रखा है मैंने, ओके, ऑयल भर दिया। अब क्या होगा, मैंने एक ऊपर से एक स्पीयर इसके अंदर रिलीज किया। आप देखोगे जब जैसे स्पीयर रिलीज करोगे तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम वो बहुत तेजी से एक्सेलरेट होगा, बट कुछ टाइम के बाद उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब कांस्टेंट स्पीड से वो धीरे धीरे जाएगा, मतलब कुछ टाइम के बाद उसका स्पीड सेम हो जाएगा, बिल्कुल चेंज नहीं, और वही सेम स्पीड से वो आगे बढ़ेगा।
अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बना के ड्रॉ करके बताना चाहूँ तो अगर ये कलर आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, तो ये हमारा एक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जनरली ऐसा समझ लो। अब स्टार्टिंग में वो तेजी से एक्सेलरेट हुआ, तेजी से बढ़ मतलब उसका स्पीड तेजी से बढ़ा, बट कुछ टाइम के बाद उसका स्पीड कांस्टेंट हो गया है, सेम वेलोसिटी से क्या हो रहा है, वो आगे मूव हो रहा है। मतलब जहां से वो सेम वेलोसिटी से आगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब स्टार्टिंग में बहुत स्पीड, बहुत तेजी से वो एक्सेलरेट हुआ, बट कुछ टाइम के बाद वो सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी से वो आगे बढ़ा है। तो जो सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ा है, उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। अब गाइस इसका फॉर्मूला आप सभी को पता रहना चाहिए, जिससे रिलेटेड और कौन कौन सी चीजें क्या है उससे रिलेटेड एग्जाम में आता है। मैंने टर्मिनल वेलोसिटी आपको बता दिया, और ये भी चीजें आपको दिख रही होगी, और ये आपको मिलने वाला है 2/9 आर स्क्वायर ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा। अब रो माइनस सिग्मा दोनों ही डेंसिटी है, और ब्रैकेट को मल्टीप्लाई बाय जी और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये फॉर्मूला को ऐसे याद कर लेना। अब इसके अंदर क्या क्या है, ये देखो, आर जो ऑब्जेक्ट हमने रिलीज किया उसका रेडियस, ये जो दोनों ही डेंसिटी है, पर ये जो डेंसिटी दिया हुआ है ये बॉडी की डेंसिटी है जो हमने रिलीज किया है, और ये जो सिग्मा है ये किसकी डेंसिटी है, ये सिग्मा उसकी डेंसिटी है जिसके हम जो हमने फ्लूइड यूज किया है, ओके, कंटेनर के अंदर जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है। इसके बाद जी, जी आप सभी को पता है एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी, और एन हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बस ये मिलेगा, और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हो। और ये तो वी ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। इस तरह से वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे जो हमारा फ्लूइड डाउनवर्ड डायरेक्शन धीरे सेम सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, वो हमें क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। अब सरफेस टेंशन आप सभी को फॉर्मूला पता है, ओके। सरफेस टेंशन का बस फॉर्मूला, और डिटेल में अगर आपको समझना है क्या होता है तो ऑलरेडी तो आपको पता ही चल गया होगा कि सरफेस पे हर मॉलिक्यूल्स नीचे जाना चाहता है, सबका मन है कि उसको नीचे ही जाना है, उनको तो नीचे ही जाना भाई। तो वहां एक स्ट्रेच क्रिएट हो जाता है, टेंशन क्रिएट हो जाता है, समझ में, एक टेंशन क्रिएट हो जाता है सरफेस के ऊपर, और वही हमारा क्या था, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन का जनरली है तो डेफिनेशन लिखने के लिए तो आता ही नहीं है, बट फोर्स पर यूनिट हमारा लेंथ। मतलब अब मान लो ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, ये मान लो एक हमने एरिया पकड़ लिया, इसमें दोनों साइड से इक्वली, दोनों साइड से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, दोनों साइड से क्या लग रहा है, फोर्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और यही हमारा क्या है, सरफेस टेंशन। आपको बुक में लिखा हुआ, ओके। अब गाइस एक्सेस प्रेशर, ये तो हमने इससे रिलेटेड किया था कि बबल्स के लिए क्या होगा, ड्रॉप के लिए क्या होगा। ड्रॉप का जब एक्सेस प्रेशर फाइंड करना है तो 2T/R होता है। जब हमें बबल्स का फाइंड करना तो बबल्स के दोनों साइड दिखते हैं, इसलिए 4T/R हो जाता है, ओके। एक चीज और गाइस कभी कभार पूछा जाता है कि अगर बिगर ड्रॉप में से हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट बनाते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, यूज करना है, कितना वर्क डन हुआ। जब बड़े बबल में से छोटा छोटा ड्रॉप बन रहा है तो उस समय कितना वर्क हुआ, इससे रिलेटेड भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। और ये पीपीटी में आपको दूंगा जिससे चीज आपके लिए आसान हो सके। अब एसेंट फॉर्मूला मतलब इसके अंदर कितना, जो हमें कंटेनर दिया हुआ है या जो मतलब हमारे सामने जो भी बीकर है उसके अंदर कितना लिक्विड राइज हो रहा है, कितना लिक्विड फॉल हो रहा है, कैपिलरी के अंदर, कैपिलरी के अंदर कितना लिक्विड राइज हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो हमारा एसेंट फॉर्मूला है। और वो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से आता होगा, क्योंकि ये सबसे प्यारा फॉर्मूला, सबसे प्यारा इक्वेशन था हमारे 12th स्टैंडर्ड, ओके। 2T cos थीटा अपॉन रो आर रो जी। अब T मतलब टेंशन, आप सभी को पता है, cos थीटा जो एंगल फॉर्म होता है, जैसे मान लो अभी ये दो कंडीशन है इसके अंदर, एक में लिक्विड राइज होता है, एक में लिक्विड फॉल होता है, किसी में इस तरह से लिक्विड का शेप होता है और किसी में लिक्विड का शेप इस तरह से होता है। अब किस वाटर में, आप सभी को पता है वाटर में इस तरह से होता है, और अगर मर्क्यूरी की बात करूं तो मर्क्यूरी में इस तरह से होता है, ये आपको पता है। बट यहाँ कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है। अब मैंने यहाँ बता दिया टी मतलब टेंशन, कॉस्ट एंगल। अगर यहाँ एंगल ऐसा बन रहा है मतलब लेस देन 90 है, एंगल कितना लेस देन, अगर अगर यहाँ जो एंगल है, अगर यहाँ थीटा लेस देन 90 है तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, अगर थीटा हमारा लेस देन 90 है तो कॉस थीटा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और हाइट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब हाइट क्या होगा, राइज होगा, मतलब लिक्विड इसके अंदर क्या होगा, ऊपर बढ़ेगा। जिस केस के अंदर, जिस केस के अंदर हमारा जो थीटा है, थीटा जो दिया हुआ है, थीटा ग्रेटर देन 90 है। अब थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है
तो उसके अंदर कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गया तो यहाँ सब कुछ हमें लिख के दिया हुआ, जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना। हाँ, देखो इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, जिसके अंदर कॉस थीटा, मैंने अभी फिर से यहाँ से मैं ड्रॉ करके सबसे पहले दे देता हूँ। ये मान लो मेरा बॉर्डर का इस तरह रहता है। अब इसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो लेस देन 90 है, और लेस देन 90 है तो उस केस में cos थीटा क्या हो जाता है, पॉजिटिव। और cos थीटा पॉजिटिव हो गया तो भाई हाइट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हाइट पॉजिटिव मतलब उस केस के अंदर कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है वो क्या होगा, राइस होगा। यहाँ एग्जांपल दिया हुआ वाटर, पेट्रोल एंड कैरोसिन। अब जिस केस के अंदर, दूसरा केस अपना ऐसा दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ, ओके। अब यहाँ जो थीटा है, थीटा वो ग्रेटर देन 90 है। अब थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है तो कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और कॉस थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो हाइट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। और गाइस ये जनरली किसके अंदर होता है, मर्क्यूरी, आपने देखा होगा, आपको पता होगा। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हो और पता लगा सकते हैं। बहुत एकदम सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ हमारा एक पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये पूरा का पूरा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स का मैंने खत्म किया। प्लीज एक बार वीडियोस को देखो। ये पीपीटी आपको कहाँ मिलेगा, ये पीपीटी मेरे ऐप पे मिलेगा, जिसका एपीके फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि अभी हमारा ऐप अनलिस्ट किया है गूगल बाबा ने, तो अभी 2-3-4 दिनों में वापस आ जाएगा। तब तक आप एपीके फाइल से डाउनलोड करके अपनी स्टडी जारी रख सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।